Hello and welcome to SPM IS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 26th November 2022. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. And the first article is about non-fungible tokens. And this topic is important from our syllabus GS paper 3 Indian economy point of view. इस आर्टिकल को समझने के लिए हमें कुछ इमेज की मदद से समझने की कोशिश करते हैं अबाउट सम कॉन्सेप्ट्स। तो मान लीजिए कि ये एक इंसान है जिसने कुछ डिजिटल कंटेंट क्रिएट किया है, ऐसा इमेज क्रिएट किया इसने, लेकिन डिजिटली। आजकल तो एडोब और फोटोशॉपिंग इन सब का जो नया सॉफ्टवेयर या टेक्नोलॉजी अवेलेबल है उसकी मदद से कई सारी इस तरह की डिजिटल इमेज क्रिएट की जा सकती है। तो इसने इस तरह की डिजिटल इमेज क्रिएट की जो इसकी खुद की प्रॉपर्टी है, डिजिटल प्रॉपर्टी है। तो डिजिटल प्रॉपर्टी क्या होता है? एनी प्रॉपर्टी दैट इज डेवलप्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट एंड दैट इज स्टोर्ड इन योर कंप्यूटर सिस्टम इज योर ओन डिजिटल प्रॉपर्टी। तो इसने ये डिजिटल प्रॉपर्टी क्रिएट की। अभी दूसरे इंसान को ये प्रॉपर्टी काफ़ी पसंद आई, इस इंसान को ये प्रॉपर्टी अच्छी लगी, इसने कहा मुझे ये ख़रीदना है। तो फिर इसने, जिसने इस प्रॉपर्टी को ओरिजिनली क्रिएट किया था, उसको दूसरे इंसान को बेच दिया। ही सोल्ड इट टू समवन एल्स। और ये जो ख़रीद बेच है ये नॉर्मल करेंसी में भी हो सकता है, क्रिप्टो करेंसीज में भी हो सकता है। इसने क्रिप्टो करेंसी में कुछ पेमेंट किया, जो भी है, रुपए में या डॉलर में भी पेमेंट हो सकता है। लेकिन जो ओरिजिनल क्रिएटर था उसने अपनी डिजिटल प्रॉपर्टी दूसरे खरीदार को बेच दिया और इसके बदले में पैसा ले लिया। अब ये जो प्रॉपर्टी जिसने नया खरीदा है, अब ओरिजिनल ओनर इस प्रॉपर्टी का ये इंसान हो गया। अब जो नया ओनर है इसकी प्रॉपर्टी जो है, डिजिटल प्रॉपर्टी, वो स्टोर करके रखी जाएगी इन द फॉर्म ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की मदद से इसका ट्रैक रिकॉर्ड रखा जाएगा कि इस प्रॉपर्टी का ओनर, इस डिजिटल प्रॉपर्टी का ओनर ये इंसान है। अब ये इंसान अपनी इस डिजिटल प्रॉपर्टी को आगे भी मार्केट में बेच सकता है। तो जो लोग भी बोली लगाएंगे, भाई मैं आपके डिजिटल प्रॉपर्टी के लिए 2000 रुपये देने को तैयार हूँ, तो बोली लगी, किसी ने कहा मैं 1900 देने को तैयार हूँ, किसी ने कहा 1800 देने को तैयार हूँ। तो इस तरीके से बेसिकली मुद्दा ये है कि इस डिजिटल प्रॉपर्टी के मार्केट में डिमांड के बेसिस पे इसकी एक प्राइस फिक्स हो जाएगी, मोर और लेस डिटरमाइन हो जाएगी कि इस डिजिटल प्रॉपर्टी की प्राइस है लगभग 2000 रुपये। हो सकता है कि ये इंसान अपनी इस डिजिटल प्रॉपर्टी को इस तीसरे इंसान को बेच दे 2000 रुपये में और ये खुद 2000 रुपये ले ले। तो अब इस डिजिटल प्रॉपर्टी का ओनर ये इंसान हो जाएगा और अब इसके नाम पे ये डिजिटल प्रॉपर्टी रिकॉर्ड कर दी जाएगी विथ हेल्प ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। तो इस तरीके से ओनरशिप जो है, इट कीप्स ऑन गेटिंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन ऑफ दिस डिजिटल प्रॉपर्टी, और ओनरशिप ट्रांसफ़र होती रहेगी। अब इसके पास है ओनरशिप। तो मुद्दा ये है कि इस डिजिटल प्रॉपर्टी की मौजूदा वैल्यू है 2000 रुपये, क्योंकि इस इंसान ने इस डिजिटल प्रॉपर्टी को 2000 रुपये में ख़रीदा है। तो ये इसकी एक अपनी प्रॉपर्टी है। जैसे कोई आप घर खरीदते हैं, कोई भी और सामान खरीदते हैं, वैसे ही इसने ये प्रॉपर्टी खरीदी है 2000 रुपये में। तो इस प्रॉपर्टी की वैल्यू है लगभग 2000 रुपये। अब जो ये 2000 रुपये का ट्रांजैक्शन हुआ है, जिसने भी बेचा था, इसने बेचा था और इस इंसान ने खरीदा था। तो जिसने भी खरीदा था उसने 2000 रुपये दिए ओरिजिनल बायर को और उसके बदले में डिजिटल प्रॉपर्टी इस इंसान को ट्रांसफ़र कर दिया गया। तो डिजिटल प्रॉपर्टी वाज ट्रांसफर टू दिस पर्सन। अब जिसके पास भी डिजिटल प्रॉपर्टी है, वो डिजिटल प्रॉपर्टी, उसकी वैल्यू लगभग 2000 रुपये के आसपास की है। तो अब किसी को भी कुछ पेमेंट करना हो मार्केट में, मान लीजिए कि जिसके पास भी ये डिजिटल प्रॉपर्टी अभी इसके पास है, इसको किसी को मार्केट में 2000 रुपये पेमेंट करने हैं, तो हो सकता है कि वो 2000 रुपये का नोट निकाल के दे, या फिर उसको ये भी ऑफर कर सकता है वो कि भाई मेरी ये डिजिटल प्रॉपर्टी है, 2000 रुपये की लगभग इसकी मार्केट प्राइस चल रही है, आप इसको ले लो। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आपको 1 करोड़ पेमेंट करना है किसी को और आपके पास कैश नहीं है, तो आप ये भी तो कह सकते हैं ना कि मेरा ये जो फ्लैट है 1 करोड़ रुपए का है, आप इसको ले लीजिए।
तो वैसे ही जिस इंसान के पास भी ये डिजिटल प्रॉपर्टी है उसकी मार्केट वैल्यू लगभग 2000 रुपये के आसपास है ऑन द बेसिस ऑफ द ट्रांजेक्शन्स दैट हैव हैपेंड इन द पास्ट। तो पेमेंट के लिए अब इस डिजिटल प्रॉपर्टी का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। किसी और इंसान को 2000 रुपये देने हो तो ये इंसान जिसके पास ये डिजिटल प्रॉपर्टी ओरिजिनली है वो थर्ड पर्सन को पेमेंट के तौर पे 2000 रुपये ना दे करके ये डिजिटल प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर दे कि भाई ये ले लो आप, और सामने वाला लेने के लिए रेडी भी होना चाहिए, तभी जाकर के ट्रांजैक्शन हो सकता है। फॉर एग्जांपल आपको किसी को, जैसा मैंने अभी कहा कि 1 करोड़ का पेमेंट करना है, तो आप उसको या तो कैश दे दें, कैश तो वो लेगा ही लेगा, या अकाउंट में ट्रांसफ़र करें वो तो ले ही सकता, लेकिन अगर उसके बदले में आप घर देना चाहें अपना 1 करोड़ का तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसको ले या ना ले, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि वो घर भी वो आपसे ले इन द फॉर द पेमेंट ऑफ 1 करोड़ रुपीज़। सिमिलरली इस इंसान को अगर 2000 रुपये किसी को पेमेंट करने हैं तो कैश दे या फिर ये डिजिटल प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करे। तो बेसिकली ये जो डिजिटल प्रॉपर्टी है इसकी वैल्यू लगभग 2000 के नोट के बराबर चल रही है मार्केट में। सो दिस डिजिटल प्रॉपर्टी इज एज गुड एज ₹2000 फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस। 2000 रुपये का पेमेंट के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है, इस डिजिटल प्रॉपर्टी का पेमेंट के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है, जो लोग भी एक्सेप्ट करें फॉर द पर्पस ऑफ पेमेंट ऑफ ₹2000। बट दोनों में एक बेसिक अंतर है, ये जो 2000 का नोट है ये फंजिबल है, जबकि ये डिजिटल प्रॉपर्टी फंजिबल नहीं है। दैट इज वाई डिजिटल प्रॉपर्टी जो इस केस में मैं दिखा रहा हूं इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन फंजिबल टोकन। तो फंजिबल और नॉन फंजिबल का क्या मतलब होता है जरा देखिए। फंजिबल का मतलब होता है कि 2000 के नोट के बदले में आप 500 के 4 नोट किसी और को दे सकते हैं और दोनों की वैल्यू बिल्कुल बराबर होगी, राइट। सो दिस 2000 रुपी नोट कुड बी ट्रेडेड फॉर 400-500 नोट्स एंड दे हैव इक्विवेलेंट वैल्यूज। लेकिन मान लीजिए कि ये एक डिजिटल प्रॉपर्टी है, इसको कोई आधा फाड़ दे, और मान लीजिए कि किसी को 2000 पेमेंट करना था, आधा फाड़ करके दे दे कि लो भाई ये 1000 रुपये पेमेंट ले लो, तो दैट वे डज नॉट वर्क। मीन्स बेसिकली द टू पार्ट ऑफ दिस प्रॉपर्टी टुगेदर डज नॉट मेक 2000 रुपीज़। दोनों का 1,000 वैल्यू नहीं होगा, यानी कि इसी को कहते हैं नॉन फंजिबल, यानी कि इसको आप फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। इसमें से एक भी पार्ट आपने निकाल लिया तो इसकी पूरी की पूरी जो वैल्यू है वो खत्म हो जाएगी। इसी को कहते हैं हम लोग नॉन फंजिबल टोकन्स। तो मैं फिर आपको एक बार जल्दी से रिवाइज करा दूं, डिजिटल प्रॉपर्टी बनाई गई, कोई भी डिजिटल प्रॉपर्टी बनाई जा सकती है, मीम बनाया जा सकता है, वीडियो बनाया जा सकता है, उसको किसी को भी आपने बेचा मार्केट में, उसने खरीद लिया। मार्केट में डिमांड सप्लाई के बेसिस पे हर डिजिटल प्रॉपर्टी की मोरलेस दाम या प्राइस फिक्स हो जाती है। जैसे आपका घर है, ज़मीन है, उसकी मोरलेस मार्केट रेट चलती है ना 50 लाख 1 करोड़। तो अब वो ज़मीन इज एज गुड एज, या वो प्रॉपर्टी इज एज गुड एज द कैश इटसेल्फ। वैसे ही द डिजिटल प्रॉपर्टी का ज़माना है आजकल, इट इज़ एज गुड एज द कैश इटसेल्फ, राइट। तो अब किसी को मान लीजिए कि 2000 का पेमेंट करना है, उसके बदले में आप 2000 का कैश दें या 2000 का आप ये डिजिटल प्रॉपर्टी दे दें और बोले कि इसकी मार्केट वैल्यू 2000 रुपये के आसपास ही है। लेकिन दोनों में एक अंतर है, दो इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज ए प्रॉपर्टी बट it is different from currency notes. Currency notes are fungible, means it could be broken down into different parts, and basically these 400-500 notes are equivalent to 2000 note, but this cannot be broken into parts, and you cannot simply say that these together are equivalent to this particular photo or digital property. तो एक बार फिर से देखिए, ये जो भी क्रिप्टो करेंसीज होते हैं या करेंसीज होते हैं, नोट या डॉलर्स, रुपया, ये सब फंजिबल हैं। जैसे बिटकॉइन, एक बिटकॉइन इज इक्वल टू 10⁻⁸ सातोशी, मतलब बिटकॉइन कुड बी ब्रोकन डाउन इनटू डिफरेंट यूनिट्स। डॉलर ऑफ कोर्स कुड बी ब्रोकन डाउन इनटू डिफरेंट यूनिट्स। रुपी कुड ऑल्सो, 2000 के नोट को आपने देखा 500 में ब्रोकन डाउन किया जा सकता है। सो बेसिकली दे आर फंजिबल टोकन्स। लेकिन आपका घर है 1 करोड़ का, आपको किसी को 50 लाख पेमेंट करना है, तो आप ये नहीं कर सकते इस घर को आधा काट करके दे दीजिए, बिकॉज उस केस में फिर उस आधे पार्ट की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। सो इसीलिए इस तरह की जो प्रॉपर्टी होती है उनको हम लोग कहते हैं नॉन फंजिबल टोकन्स। ये इमेज है, मान लीजिए कि इसका मार्केट वैल्यू, मोनालिसा की पेंटिंग है, इसका मार्केट वैल्यू चल रहा है 10 लाख रुपए, किसी को 5 लाख पेमेंट करना है तो आधा फाड़ के दे दिए, ऐसा नहीं हो सकता। दैट इज व्हाट इज नोन एज नॉन फंजिबल प्रॉपर्टी। इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट 72nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट डे। तो दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 2 इंडियन पॉलिटी पॉइंट ऑफ व्यू। आज का दिन 26 नवंबर, इसको हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन डे की तरह सेलिब्रेट करते हैं हमारे देश के अंदर, क्योंकि 26 नवंबर को ही
कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था. And this is how this day is celebrated as Constitution Day. You see, even if you read the preamble, you will read in the end it reads like this: in our Constituent Assembly on this 26th day of November 1949, we do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. तो बेसिकली हमारे संविधान को 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट, इनैक्ट किया गया था. दैट इज़ वाई 26 नवंबर इज सेलिब्रेटेड इन आवर कंट्री एज कॉन्स्टिट्यूशन डे. लेकिन फिर भी हमने लगभग 2 महीने का और वेट किया और हमने कॉन्स्टिट्यूशन को पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट किया ऑन 26 जनवरी 1950. और 26 जनवरी को हम फिर सेलिब्रेट करते हैं एज रिपब्लिक डे. तो इस आर्टिकल की मदद से हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जब हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को रेडी हो गया था तो फिर हमने 2 महीने और क्यों वेट किया. आखिर 26 जनवरी 1950 को हम रिपब्लिक डे क्यों मनाया हमने. आखिर 26 जनवरी डेट की सिग्निफिकेंस क्या है. तो आपको एक बात पता चलेगी जब आप हिस्ट्री को और डिटेल में समझेंगे तो कि 26 जनवरी का एक हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस था. इस डेट का हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस था और इस कारण से हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे दे न्यू की कॉन्स्टिट्यूशन वाज रेडी बाय 26 नवंबर 1949 और इसलिए उस दिन को हमने कॉन्स्टिट्यूशन डे की तरह मनाया. लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन को पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट किया हमने 26 जनवरी 1950 को जा करके, ताकि हम 26 जनवरी जो एक इम्पॉर्टेंट डेट थी उसको हमेशा के लिए यादगार बनाना चाहते थे. और फिर 26 जनवरी को उस दिन के बाद से हम रिपब्लिक डे की तरह सेलिब्रेट करने लगे. सो वी वांट टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज़ द हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस एसोसिएटेड विथ 26 जनवरी डेट. इस आर्टिकल की मदद से यही समझने की कोशिश करेंगे. तो थोड़ा बैकग्राउंड में चलते हैं. आप सबको पता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में लाया गया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में एक बात कही गई थी, अपार्ट फ्रॉम ऑल अदर प्रोविजंस लाइक डायरकी एंड ऑल, उसमें एक और बात कही गई थी कि 10 साल बाद इसको फिर से रिव्यू किया जाएगा और इसमें फिर से चेंजेस लाए जाएंगे एज पर रिक्वायरमेंट. तो जब इसके 10 साल पूरे होने वाले थे, इसके 10 साल पूरे होते 1929 में, लेकिन उससे लगभग 2 साल पहले ही 1927 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने साइमन कमीशन बना दिया फॉर स्टडिंग द फंक्शनिंग ऑफ दिस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919. तो इसने कैसा काम किया है, इसमें क्या बदलाव लाने हैं, दैट वाज टू बी स्टडीड बाय साइमन कमीशन. और ये साइमन कमीशन को 10 साल पूरे होने से पहले ही लगभग 8 साल बाद ही 1927 में बना दिया गया बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट, ताकि 2 साल वो स्टडी करे और बाय 1929 वो अपना रिपोर्ट दे दें और फिर नया कानून लाया जाए. तो दिस इज हाउ साइमन कमीशन वाज क्रिएटेड. साइमन कमीशन अराइव्ड इन इंडिया इन अक्टूबर 1928. बट साइमन कमीशन में इशू क्या थी कि इसके जो 7 मेंबर्स थे दे वेर ब्रिटिशर्स, इसमें एक भी इंडियन इंक्लूडेड नहीं था. And that is why when Simon Commission arrived in India in 1928, साइमन कमीशन के खिलाफ प्रोटेस्ट हुए जगह जगह पे. हर जगह इस तरह की नारेबाजी हुई, साइमन गो बैक, बिकॉज इंडियंस और फ्रीडम फाइटर्स वर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट कि इंडिया के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशनल इवोल्यूशन या उसमें रिफॉर्म्स लाए जाने वाले हैं उसको स्टडी करने के लिए लोग विदेश से आ रहे हैं और इंडियंस एक भी इंक्लूडेड नहीं है जिनका ओपिनियन लेना चाहे ब्रिटिश सरकार. तो बेसिकली इंडियंस जो हम नेशनल फ्रीडम फाइटर्स थे दे वांटेड इंडियन पीपल ओपिनियन आल्सो बी इंक्लूडेड फॉर रिफॉर्म इन द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ ब्रिटिशर्स. लेकिन आपने पूरे के पूरे कमीशन में 7 के 7 मेंबर ब्रिटिशर्स बना दिए, तो जिसको लेकर के भारत में नाराजगी रही एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट के जो लीडर्स हैं दे प्रोटेस्टेड विद दिस स्लोगन साइमन गो बैक. इसी तरीके के एक प्रोटेस्ट के दौरान नवंबर 1928 में लाला लाजपत राय जी की डेथ हो गई. क्यों? क्योंकि प्रोटेस्ट चल रहा था साइमन गो बैक. फिर पुलिस फोर्सेस ने लाठी चार्ज कर दिया, उस लाठी चार्ज में लाला लाजपत राय जी की डेथ हो गई. तो अक्टूबर में आया साइमन कमीशन इंडिया, पूरे महीने भर चला प्रोटेस्ट और नवंबर महीने में लाला लाजपत राय जी की डेथ हो गई बिकॉज ऑफ दिस लाठी चार्ज. आपको पता है इसी के बाद फिर भगत सिंह जी ने और सॉन्डर्स को गोली मारी थी लाला लाजपत राय जी की मौत के बदले को लेने के लिए. सो ऑल दैट स्टोरी यू नो. फिर लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस एंड ऑल. सो उसमें हम नहीं जाएंगे, बट मुद्दा ये है कि लाला लाजपत राय जी के डेथ के बाद अलग अलग जो गुट है उसने अलग अलग तरीके अपनाए. फॉर एग्जाम्पल जो हिंदुस्तान रिपब्लिक सोशलिस्ट एसोसिएशन HSRA
जो भगत सिंह द्वारा और चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा लेड ऑर्गेनाइजेशन था, जो बेसिकली रिवॉल्यूशनरी ग्रुप था। रिवॉल्यूशनरी ग्रुप ने फिर वायलेंस का रास्ता अपनाया, जबकि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसने फिर एक रास्ता अपनाया ऑफ प्रोटेस्ट एंड पुटिंग प्रेशर अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो लाला जी की डेथ हुई, लाला लाजपत राय जी की डेथ हुई नवंबर 1928 में, और दिसंबर 1928 में कांग्रेस का सेशन बुलाया गया इन कोलकाता। और यहाँ पे जो उस टाइम के यंग लीडर थे, सुभाष चंद्र बोस या जवाहरलाल नेहरू, इन लोगों ने कहा कि इनफ इज़ इनफ। आप ब्रिटिश सरकार ने पहले साइमन कमीशन बनाया और फिर उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करने पे वो डंडे भी बरसा रही है, जिसमें लाला लाजपत राय जी की डेथ हो गई। तो सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू जैसे जो लीडर्स थे, उन्होंने कहा कि अब ब्रिटिश सरकार को पूरे जड़ से उखाड़ना होगा, एंड दिस इज़ हाउ दे वांटेड टू गो फॉर फुल स्केल प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल एंड एंड द ब्रिटिश रूल देन एंड देयर इटसेल्फ। जवान लोग थे, दे वर मोर इंथुजियास्टिक, लेकिन महात्मा गांधी तो ज़्यादा मैच्योर थे ना। महात्मा गांधी ने कहा कि देखो ऐसा नहीं करते हैं, पहले ब्रिटिशर्स को थोड़ा टाइम देते हैं, 2 साल का वक्त देते हैं कि हमें 2 साल में डोमिनियन स्टेटस दे दो। आई होप यू नो द मीनिंग ऑफ डोमिनियन स्टेटस, मीन्स टू रूल अंडर ओवरऑल सोवरेनिटी ऑफ द ब्रिटिश रूल बट हैविंग ऑटोनॉमी इन ऑल अदर एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शनिंग। फॉर एग्जाम्पल ऑस्ट्रेलिया आज भी डोमिनियन है ब्रिटेन का, तो फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेज ऑस्ट्रेलिया इंडिपेंडेंट है, लेकिन इट रूल्स अंडर द सोवरेनिटी ऑफ ब्रिटिश क्राउन। वैसे ही इंडिया ने महात्मा गांधी के कहने पे कहा कि हम डोमिनियन स्टेटस मांगते हैं, 2 साल का वक्त देते हैं कि हमें 2 साल में डोमिनियन स्टेटस दे दो, अदरवाइज फिर हम फुल स्केल मूवमेंट लॉन्च करेंगे। लेकिन जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे जो नेता हैं वो 2 साल का वक्त देने को रेडी नहीं थे। इनफैक्ट वो तो डोमिनियन के लिए भी तैयार नहीं थे, दे वांटेड फुल इंडिपेंडेंस, लेकिन 2 साल का वक्त देने को रेडी नहीं थे। फिर एक मिडिल पाथ निकाला गया, कॉम्प्रोमाइज़ किया गया। महात्मा गांधी ने कहा चलो 1 साल का वक्त देते हैं ब्रिटिश सरकार को, 1 साल में अगर वो हमें डोमिनेंट स्टेटस देता है तो ठीक, नहीं तो फुल स्केल मूवमेंट लॉन्च किया जाएगा फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस या पूर्ण स्वराज। तो मैं फिर बता दूं, साइमन कमीशन बनाया गया 1919 एक्ट को स्टडी करने के लिए। साइमन कमीशन के खिलाफ प्रोटेस्ट करते वक्त लाला लाजपत राय जी की डेथ हो गई, उसके खिलाफ फिर जो रिवॉल्यूशनरी ग्रुप है उसने वायलेंस का रास्ता अपनाया। और जो इंडियन नेशनल मूवमेंट है उसमें भी 2 तरह के नेता थे, जो यंग लीडर्स थे बोस और नेहरू जैसे, उन्होंने कहा कि अभी हम पूर्ण स्वराज लेना चाहिए, अभी से ही ब्रिटिशर्स के खिलाफ फुल प्रोटेस्ट करना चाहिए। महात्मा गांधी ने कहा कि ऐसा नहीं करते हैं, ब्रिटिशर्स को थोड़ा टाइम देते हैं और बोलते हैं हमें डोमिनेंट स्टेटस दो, अदरवाइज 1 ईयर लेटर वी विल लॉन्च फुल स्केल प्रोटेस्ट अगेंस्ट यू फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस। लेकिन 1 साल पूरा बीत गया। कोलकाता सेशन 1928 में हमने 1 साल का टाइमलाइन दिया ब्रिटिशर्स को कि 1 साल के अंदर हमें पूर्ण स्वराज, हमें डोमिनेंट स्टेटस दो, अदरवाइज वी विल लॉन्च फुल स्केल प्रोटेस्ट अगेंस्ट यू। बट 1 साल बीत गया, कुछ भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स ब्रिटिशर्स के तरफ से आया नहीं। द डिमांड ऑफ डोमिनेंट स्टेटस वॉज नॉट फुलफिल्ड बाय द ब्रिटिशर्स। और फिर लाहौर सेशन जब हुआ 1929 में, तो 19 दिसंबर 1929 को जब 1 साल पूरे हो गए कोलकाता सेशन के, तो लाहौर सेशन में फिर रिजोल्यूशन पास हुआ पूर्ण स्वराज का कि अब हम लोग पूरी आज़ादी लेकर के रहेंगे और इसके लिए प्रोटेस्ट लॉन्च किया जाएगा। और लाहौर सेशन में जब पूर्ण स्वराज रिजोल्यूशन पास हो गया, तो फिर पूर्ण स्वराज को पाने के लिए डेट रखी गई 26 जनवरी 1930 की, कि 26 जनवरी 1930 को हम लोग जगह जगह पे झंडा फहराएंगे और हमारे देश भारत को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर देंगे। तो इस कारण से जो 26 जनवरी का डेट है वो हिस्टोरिकली इम्पॉर्टेंट हो गया, क्योंकि लाहौर सेशन में पूर्ण स्वराज के बाद उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जगह जगह पे देश में हमने झंडा फहराया 26 जनवरी 1930 को। और उस दिन हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उन्होंने हमारे देश को पूर्ण तरीके से इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया कि हम स्वराज हैं, इंडिपेंडेंट हैं फ्रॉम ब्रिटिश रूल। लेकिन हमारे सिर्फ मानने से क्या होता है, ब्रिटिशर्स का भी तो मानना होगा। हम माने कि हम आज़ाद हैं, लेकिन ब्रिटिशर्स अगर हमें फॉर प्रैक्टिकल पर्पस आज़ादी ना दें तो उस आज़ादी का कोई ख़ास मतलब तो है नहीं। तो अब ब्रिटिशर्स को भी हमारी आज़ादी मनवाने के लिए, क्योंकि हमने अपने तरफ से तो 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज डिक्लेयर कर दिया था, लेकिन अब ब्रिटिशर्स को हमारी आज़ादी मनवाने के लिए फिर महात्मा गांधी ने शुरू किया डांडी मार्च ऑन 12 मार्च 1930। डांडी बेसिकली ब्रिटिशर्स को भारत ने अपनी तरफ से पूरी आज़ादी डिक्लेयर कर दी है, इसको मनवाने के लिए क्या करना था, अब ब्रिटिशर्स द्वारा बनाए गए कानून को तोड़ना था कि भाई हम तुम्हारे कानून को नहीं मानते, तुमने जो कानून बनाया हम नहीं मानते, क्योंकि अब हम तुम्हें सरकार ही नहीं मानते। तो उनके द्वारा बनाए गए जितने भी कानून थे उसमें जो सबसे ड्रैकोनियन या एक्सप्लॉयटेटिव कानून था वो था सॉल्ट लॉ,
नमक पे टैक्स लगाना, क्योंकि नमक एक ऐसी चीज़ है जो गरीब से गरीब इंसान भी कंज्यूम करता है, और उस पर टैक्स लगाना मतलब गरीबों को एक्सप्लॉइट करना। तो महात्मा गांधी ने कहा कि वैसे तो हमें ब्रिटिशर्स के अब सारे कानून मानने से इनकार कर देने चाहिए, क्योंकि हमने अपने आप को पूर्ण स्वराज डिक्लेयर कर दिया है, येट हम लोग क्या करेंगे, ब्रिटिशर्स का जो एक सबसे एक्सप्लॉइटेटिव ड्रैकोनियन लॉ है सॉल्ट लॉ, उसको ब्रेक करेंगे, और इसके साथ ही हम लोग अपने पूर्ण स्वराज के लिए अब ब्रिटिशर्स के कानून को तोड़ना शुरू करेंगे। और इस तरीके से महात्मा गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू की अपने साबरमती आश्रम से। साबरमती आश्रम से वो चले 78 फॉलोअर्स के साथ दांडी की तरफ। दांडी कोस्ट पे जाकर के उन्होंने फैसला किया था कि मैं जाकर के सॉल्ट बनाऊंगा बिना टैक्स दिए ब्रिटिशर्स को, इसके साथ ही सॉल्ट लॉ को ब्रेक करूंगा। तो दिस इज हाउ गांधी जी स्टार्टेड दांडी मार्च ऑन 12 मार्च 1930 विद 78 फॉलोअर्स। रास्ते में उनके कई सारे फॉलोअर्स और उनको ज्वाइन करते गए, और जब तक वो दांडी पहुंचते तब तक हजारों लोगों ने उनको ज्वाइन कर लिया था। महात्मा गांधी साबरमती आश्रम से जब चले थे सॉल्ट लॉ को तोड़ने के लिए, तब वो प्रण लेकर के निकले थे कि अब मैं जब तक भारत के लिए पूर्ण स्वराज अटेन नहीं कर लूँगा तब तक मैं साबरमती आश्रम में लौट करके नहीं आऊँगा। और आप सबको पता है कि उस टाइम में तो पूर्ण स्वराज मिला नहीं, हमें जाकर के फिर आज़ादी मिली 47 में, और कंप्लीट रिपब्लिक हम बने 1950 में। और इसी कारण से महात्मा गांधी ने इस दांडी मार्च के बाद ही नेवर रिटर्न बैक टू साबरमती आश्रम, ही वेंट बैक टू वारदा आश्रम इन महाराष्ट्र, क्योंकि वो प्रण लेकर के निकले थे कि जब तक वो पूर्ण स्वराज लेंगे नहीं तब तक वापस नहीं आएंगे। चलिए वो आप फिर से देखते हैं। तो अपने आप को हमने पूर्ण स्वराज डिक्लेयर कर दिया था 26 जनवरी 1930 को ऑन द बेसिस ऑफ पूर्ण स्वराज रिजोल्यूशन अडॉप्टेड इन लाहौर सेशन। और फिर अपनी पूर्ण स्वतंत्रता को दिखाने के लिए, एग्जिबिट करने के लिए हमने फैसला किया कि हम ब्रिटिशर्स का जो ड्रैकोनियन लॉ है सॉल्ट लॉ को ब्रेक करेंगे। महात्मा गांधी चले 12 मार्च 1930 को साबरमती से और पहुंचे 5 अप्रैल 1930 को यहाँ दांडी कोस्ट पे, और यहाँ जाकर के उन्होंने सॉल्ट बनाया, और इसके साथ ही उन्होंने सॉल्ट सत्याग्रह, जिसको सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी कहते हैं, स्टार्ट कर दिया। और इस तारीख के बाद, इस इवेंट के बाद कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हो गया। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कंटिन्यूड फॉर 2-3 ईयर्स, देन देयर वाज अ ब्रेक इन इट। आपको पता है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एंड ऑल वेयर कंडक्टेड। फिर महात्मा गांधी लौट करके आए, उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कंटिन्यू किया, बट इट कुड नॉट अटेन द डिजायर्ड आउटकम दैट वाज टू विन पूर्ण स्वराज फॉर इंडिया, एंड दैट इज वाई महात्मा गांधी डिड नॉट गो बैक टू हिज साबरमती आश्रम। लेकिन सारी बातों में एक चीज़ इंपॉर्टेंट निकल करके आई कि 26 जनवरी का दिन हमारे लिए काफ़ी स्पेशल हो गया, क्योंकि हमने अपने हिसाब से 26 जनवरी 1930 को डिक्लेयर कर दिया था आज इंडिपेंडेंस डे, पूर्ण स्वराज डे। और इसीलिए 26 नवंबर को हमारा संविधान बनने के बावजूद भी हमने 26 नवंबर को बस सेलिब्रेट किया आज कॉन्स्टिट्यूशन डे, लेकिन 26 जनवरी 1950 को फिर हमने डिक्लेयर किया आज रिपब्लिक डे, ताकि ये दिन 26 जनवरी जो हिस्टोरिक दिन था उसको हम रिपब्लिक डे बनाएं और आने वाले टाइम में हर साल हम सेलिब्रेट कर सकें। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। 9 दिसंबर 1946 को देयर वाज फर्स्ट सेशन of Constituent Assembly. On 13 December 1946, objective resolution was moved in Constituent Assembly. On 22nd January 1947, objective resolution was adopted. On 22nd July 1947, Constituent Assembly adopted national flag. On 24th January 1950, Constituent Assembly adopted national anthem. And on 26 January 1950, we completely implemented or adopted and enacted our constitution, and this is how 26th January is celebrated as Republic Day in our country. इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट एक भारत श्रेष्ठ भारत इनिशिएटिव. दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 5 असम इश्यूज पॉइंट ऑफ व्यू. तो आप सबको पता है कि लचित बोरफुकान जी की 400वीं जन्मतिथि हम मना रहे हैं असम में. तो इस कॉन्टेक्स्ट में कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स किए हैं असम सरकार ने भारत सरकार के साथ मिलकर के. भारत सरकार ने कहा है कि छत्रपति शिवाजी की तरह लचित बोरफुकान जी के ऊपर भी ग्रैंड थिएटर्स प्ले कराए जाएंगे अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग जगहों पे देश के अंदर. क्योंकि छत्रपति शिवाजी को तो इंडिया में अलग अलग जगहों पे हम जाना जाता है, राइट. हम असम में भी छत्रपति शिवाजी को जानते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लचित बोरफुकान जी के इतने हीरोइज्म के बाद भी
इंडिया के अलग अलग जगहों पे उनको उतने ज़्यादा अच्छे तरीके से नहीं जाना जाता है जितना छत्रपति शिवाजी को महाराष्ट्र के बाहर जाना जाता है। दिस इज़ एन अनफॉर्चुनेट थिंग बट दिस इज़ फैक्ट। तो अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि छत्रपति शिवाजी के नाम पे जितने भी थिएटर प्ले होते हैं उसी तरीके से लचित बोरफुकान जी के नाम पे भी अलग अलग भाषाओं में इंडिया के अलग अलग कोनों में थिएटर प्ले कराए जाएंगे। उसके अलावा असम सरकार ने अनाउंस किया है कि वो 10 अलग अलग भाषाओं में हिस्ट्री की किताबें पब्लिश करेंगी ऑन द लाइफ ऑफ लचित बोरफुकान जी, जिससे इंडिया के अलग अलग कोनों में अलग अलग भाषाओं में लोगों को लचित बोरफुकान जी के हीरोइज्म के बारे में पता चल सके। तो ये जो दोनों इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं 10 भाषाओं में किताब या फिर अलग अलग भाषाओं में ग्रैंड थिएटर्स प्ले करने का, दिस इनिशिएटिव इज बीइंग टेकन अंडर एक भारत श्रेष्ठ भारत इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये एक भारत श्रेष्ठ भारत इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया is actually an initiative that was taken by मोदी गवर्नमेंट in 2015, जिसमें फैसला लिया गया था कि इंडिया के अलग अलग जगहों की जो कल्चर हैं, जो रिचुअल्स हैं, उसको दूसरे जगहों पर पॉपुलराइज किया जाएगा इन डिफरेंट लैंग्वेजेस। और इस तरीके से एक भारत श्रेष्ठ भारत इनिशिएटिव शुरू किया गया था। उसी एक भारत श्रेष्ठ भारत इनिशिएटिव के अंतर्गत अब हम देख रहे हैं कि लचित बोरफुकान जी के लाइफ लेसन्स को इंडिया के अलग अलग जगहों पर प्रमोट किया जाएगा इन डिफरेंट लैंग्वेजेस। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट नेशनल मिल्क डे। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस और प्रीलिम्स एग्जाम परस्पेक्टिव। मेंस में इसके आने के चांसेस नहीं है। तो हर साल 26 नवंबर को हम लोग नेशनल मिल्क डे भी मनाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन डे के अलावा, क्योंकि दिस इज़ बर्थ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर वर्गीज कुरियन। डॉक्टर वर्गीज कुरियन इज़ नोन एज फादर ऑफ वाइट रिवॉल्यूशन इन इंडिया। ही इज़ ऑल्सो नोन एज मिल्क मैन ऑफ इंडिया। और वाइट रिवॉल्यूशन का ही नतीजा है कि इंडिया हैज़ बिकम वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर। इनफैक्ट पूरे दुनिया का 22% मिल्क अकेला इंडिया में प्रोड्यूस होता है। एंड दिस मेक्स इंडिया वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर विच इज़ फॉलोड बाय यूएस एंड देन चाइना। तो दोनों से ज़्यादा मिल्क इंडिया में प्रोड्यूस होता है, मेकिंग इंडिया वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर। कल जो हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं। लीथ सॉफ्ट सेल टर्टल को लेकर के दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। इट इज़ कैटेगराइज्ड एज क्रिटिकली इंडेंजर्ड एंड इट इज़ फाउंड इन साउथ इंडिया। सो बोथ स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग एंड लचित बोरफुकान का जो टूम्ब है इट वॉज क्रिएटेड बाय उदयादित्य सिंघा। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।